हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। और जैसे हमने कल स्टार्ट किया था अपनी लास्ट सीरीज़ में क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट उसका 2020 का अनसोल्व पेपर सॉल्व किया है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 11 क्वेश्चन से कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट हमारी वीडियो है वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑब्टेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमें ये बता रहा है वो पार्टिकल जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज कर रहा है, वो उसकी रेडियस क्या होगी। इसमें लिखा हुआ फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑब्टेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल के द्वारा कौन सी रेडियस गेन की जाएगी जो एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है रेडियस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इसमें आर को आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं और इसमें यहाँ पे बताया गया है क्यू चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा क्यू होता है और बी मैग्नेटिक फील्ड है और वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। अब इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। आप म्यूचुअल इंडक्शन से क्या समझते हैं एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड। और दो कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो बताना है। देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल। मतलब आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन को हम उस करंट से के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं जो एक कॉइल के अंदर फ्लो करता है और उसके फ्लो होने से दूसरी जो एडजस्टमेंट कॉइल होती है उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाए। लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल दैट इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन एन एडजस्टमेंट कॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके जो फैक्टर है जिन पर ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है वो है चार फैक्टर है वो जिन पर ये डिपेंड करता है। उनमें से पहला है इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, नंबर सेकंड है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड थर्ड इज इफेक्ट ऑफ सेपरेशन एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ लूपिंग। ये चार फैक्टर है जिन पर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है। और देख लेते हैं आप 13 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इन इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी in order to get output power at 230 वोल्ट। इसमें हमें ये बताया गया है, हमें फर्स्ट वाइंडिंग का बताया गया है कि उसमें कितना वोल्ट है और कितना आउटपुट आया है। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि जो अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसमें कितने टर्न लें कि हमें पावर 230 वोल्ट का मिले। देख लेते हैं इसमें जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है प्राइमरी वोल्टेज जिसको हम वीपी बोलते हैं, वो है हमारा 2300 वोल्ट और सेकेंडरी वीएस है वोल्टेज वो है 230 वोल्ट। प्राइमरी टर्न्स है जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में एनपी बोलते हैं जिनको, वो है 4, वो है हमारा 4000 टर्न्स। अब हमें सेकेंडरी टर्न बताने हैं जो हमारा होगा वो जिसको हम बोलते हैं एनएसएस, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। वो कितने हैं उसको हम एनएस बोलते हैं और वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक वेल नोन फॉर्मूला है वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। तो इस फॉर्मूले से ये जो हमारा फॉर्मूला है वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, इस फॉर्मूले में से हमने एन एस की वैल्यू निकाली है और उसे निकालने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी एस अपॉन वी पी इंटू एन पी। तो वी एस की वैल्यू हमें इस न्यूमेरिकल में दी है 230 और वी पी की जो वैल्यू दी गई है वो 2300 दी गई है
और n की वैल्यू जो थी हमने वो वैल्यूज में कैलकुलेटर उसको पुट किया और हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 10 है, 10 से हमने 4000 को डिवाइड किया तो हमारा 400 टर्न्स आएगा। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें जो कितनी बार उसको रोटेट करना पड़े ताकि हमें 230 वोल्ट की पावर मिले तो वो 400 टर्न्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑल करके है वो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय वोल्टलेस करंट। इसको हमें क्लैरिफाई करना है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है और में है ये। तो वोल्टलेस करंट क्या होता है? एन एसी सर्किट कंटेनिंग आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर। एक एसी सर्किट के अंदर या तो कैपेसिटर हो सकता है या फिर आपका इंडक्टर हो सकता है। द करंट इज सेड टू बी वोल्टलेस, और उसका करंट वोल्टलेस कब कहा जाएगा? इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो, और जो सर्किट के द्वारा जो पावर कंज्यूम की जाती है अगर वो जीरो हो जाए तो इस तरह का करंट क्या कहा जाएगा? हमारा वोल्टलेस कहा जाएगा। सच करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडल करंट, और इस तरह के करंट को आइडल करंट भी कहा जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं दोबारा बता रहा हूं, एक एसी सर्किट के अंदर हमारा एक कैपेसिटर हो सकता है या इंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन और इसमें लिखा हुआ कि द करंट इज सेड टू बी वोल्टलेस, और उसका करंट एसी सर्किट का करंट वोल्टलेस कब कहा जाएगा? इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो, और जो उस सर्किट के द्वारा पावर कंज्यूम की जा रही है अगर वो जीरो हो जाए तो इस तरह के करंट को क्या कहा जाएगा? वोल्टलेस कहा जाएगा। और इस तरह के करंट को ही हम आइडल करंट भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आज मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, और आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको अच्छे से लर्न करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बात कहूँगा कि बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लग सकता है कि इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स जो और आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।